स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान के विरुद्ध बीमा का कवर प्रदान करता है, तो ये बात सही है। फिर लिखा है किसानों को सभी फसलों के लिए 2% का एक समान प्रीमियम देना आवश्यक है, तो ये गलत है कि सभी फसलों के लिए। ठीक है, सभी फसलों के लिए सेम प्रीमियम रेट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि खरीफ की फसलों के लिए 2% है और रबी की फसलों के लिए 1.5% है और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम रेट है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, योजना और उसके एम दिए हुए हैं। योजना में है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, इसका एम क्या है, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ये भी सही है। पीएम आशा का उद्देश्य फसल बीमा नहीं है, याद रखिए। पीएम आशा का उद्देश्य है कि बेसिकली ये एक मूल्य सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में घोषित भारत की खाद्य तेल उत्पादन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है सरकार का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में खाद्य तेल उत्पादन को दोगुना करना है, ये बात सही है। फिर है इस पहल में उच्च उपज वाली तिलहन किस्मों को बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्रों का विस्तार करना भी शामिल है। उसके बाद लिखा है कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वर्ष 2030-31 तक भारत को खाद्य तेलों का शुद्ध निर्यातक बनाना है, तो ऐसा कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। यानी कि अगर हम 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर देखिए निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए जिनके लिए भारत में जो एमएसपी होता है वो घोषित किया जाता है। उपर्युक्त में से कितनी फसलें जो है वो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिए। एमएसपी के अंतर्गत गेहूं आता है, नाइजर सीड, कच्चा जूट, कोपरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि उर्वरक सब्सिडी जो होती है वो सीधे किसानों को देने के बजाय कंपनियों को दी जाती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके पश्चात है कि खाद्य सब्सिडी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से उसके वितरण से जुड़ी हुई है, तो ये भी सही है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने पशुधन विस्तार सेवाओं में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पशु सखी पहल की शुरुआत की है। पशु सखी पहल, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि यह पहल महिलाओं को बुनियादी पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और पशुधन उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करती है। ये चीज़ भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा 2022-23 के लिए प्रमुख फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल फसली क्षेत्र में किस फसल का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। किस फसल का सबसे बड़ा हिस्सा है, चावल का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि वित्त पोषण। भारत में कृषि वित्त पोषण के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि अवसंरचना कोष फसल उपरांत अवसंरचना विकास के लिए ब्याज का अनुदान प्रदान करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जो होता है उसके तहत बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% जो होता है वो कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। तो देखिए जो 18% है वो कृषि के अंतर्गत आता है। 18% क्या होता है, कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ना कि 40%। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल कृषि के लिए परिवहन बुनियादी अवसंरचना में सुधार करके फसल पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने पर केंद्रित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृषि उड़ान योजना। फिर देखिए नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा यूपी, ऑप्शन नंबर डी, यूपी। फिर देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स पहल का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टमाटर, प्याज, आलू इत्यादि फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, यह जो होता है ऑपरेशन ग्रीन्स पहल के अंतर्गत आता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में भूमि उपयोग पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि निवल बोया गया क्षेत्र जो है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के आधे से भी कम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जो जितना क्षेत्रफल है उसके आधे से भी कम में बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये बात सही है। फिर देखिए स्थायी चारागाह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% से अधिक नहीं बल्कि 10% से कम है। फिर देखिए बंजर और अनुपजाऊ भूमि की तुलना में वन भूमि उपयोग पैटर्न का बड़ा हिस्सा घेरते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बंजर एवं अनुपजाऊ भूमि जो है उसकी तुलना में वन भूमि उपयोग पैटर्न का एक बड़ा हिस्सा घेरते हैं। फिर देखिए शहरीकरण और औद्योगिकरण के विकास के कारण गैर कृषि उपयोग वाली भूमि का प्रतिशत निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा अगर सेकंड को एलिमिनेट करते हैं तो आप देख सकते हैं इजीली हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट की जो इसकी घोषणा है वो खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए उनके बुवाई के मौसम के पहले की जाती है। सही है, इसका जो निर्धारण है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सरकार का दायित्व है कि वह सभी फसलों को सीधे किसानों के न्यूनतम मूल्य पर खरीदे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो सरकार का दायित्व है वह बल्कि मतलब 22 अनिवार्य फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है, ठीक है। सभी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होती है क्या, नहीं होती है। तो थर्ड क्या होगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पीडीएस प्रणाली के बारे में हमारा अगला क्वेश्चन है। पीडीएस प्रणाली के विषय में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर हमारा अगला स्टेटमेंट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो है पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन है, इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। तो याद रखिएगा ये गलत है क्योंकि जो पीडीएस प्रणाली है वो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चलाया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए जो 2013 का कार्यक्रम है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह भारतीय आबादी के 2/3 हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की कानूनी पात्रता प्रदान करना है, यानी ये भी हमारा सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार के लिए सरकारी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दूसरा है कृषि इंफ्रा फंड, तीसरा है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, और ये तीनों ही सही है यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ बनाने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आयात पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए इस योजना से वर्ष 2030 तक भारत जो है उसके चिकित्सा उपकरण बाजार का मूल्य $50 बिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद है। तो देखिए $50 बिलियन तक नहीं बल्कि लगभग $30 बिलियन ये बढ़ाने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य बताइए क्या है। बिल्कुल करेक्ट, इसका उद्देश्य है शिक्षा ऋण प्रदान करना, छात्रवृत्ति के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना, ठीक है। पीएम विद्या लक्ष्मी नाम से हालांकि स्पष्ट हो रहा है
कि ये एजुकेशन लोन है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में समाचारों में आया शब्द V404 सिग्नी किससे संबंधित है? तो इस चीज़ को याद रखिए, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, एक त्रिस्तरीय प्रणाली जिसमें कि एक ब्लैक होल और 2 तारे शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अक्सर समाचारों में रहने वाला माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? तो याद रखिए जो माउंट अन्नपूर्णा है वो कौन से कंट्री में है बताइए? बिल्कुल सही, वह नेपाल में है, माउंट अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि अवसंरचना कोष क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में है। देखिए यह निधि फसलोपरांत बुनियादी अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो याद रखिए ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसका प्रबंधन विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए कि जो कृषि अवसंरचना कोष है, मतलब जो कृषि अवसंरचना कोष होता है उसका जो विशेष प्रबंधन है वो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर हम 2 को ही एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आता है इजीली। कृषि बाजार, देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बिचौलियों को समाप्त करता है। याद रखिए यह बिचौलियों को समाप्त नहीं करता बल्कि कम करता है, ठीक है। तो अगर 2 को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिए ऋण पर रियायती ब्याज दरें, फसल बीमा योजनाओं तक पहुंच, भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता। ये चीज़ जो है ना कि भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त नहीं होता है। फिर लिखा है फसल उपरांत व्यय के लिए ऋण की आसान पहुंच। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 सही नहीं है। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण जो है PSL, उससे रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में समायोजित निवल बैंक ऋण या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि का कम से कम 18% हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। फिर है कि कृषि क्षेत्र में ANBC का 8% हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को PSL आवश्यकताओं से छूट प्रदान नहीं किया गया है। तो देखिए ये थर्ड को एलिमिनेट करने से हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। देखिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी रिट्फ के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष है उसका प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास को समर्थन देने के लिए नाबार्ड द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं रिट्फ के अंतर्गत उधार लेने के लिए पात्र है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कृषि विपणन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वो खरीद और मूल्य स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह निजी कृषि बाजारों की स्थापना के लिए अनुमति देता है, सही है। फिर लिखा है यह मूल्य खोज में होने वाली देरी को कम करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करता है, ये भी सही है। लिखा है कि यह किसानों के लिए कृषि उपज बाजार समिति के बाजारों में भागीदारी को अनिवार्य बनाता है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये अनिवार्य नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में ग्रामीण स्तर पर अधिकांश अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है? तो उसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। फिर देखिए लीड बैंक योजना के अंतर्गत 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लीड बैंक योजना के अंतर्गत कि इसका जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय ऋण अंतराल की पहचान करना और निधि का समय पर वितरण सुनिश्चित करना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लीड बैंक का एम क्या है? क्षेत्रीय ऋण अंतराल की पहचान करना और निधि का समय पर
वितरण सुनिश्चित करना। फिर लिखा हुआ है सेकंड में कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही जिलों में अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसे मापदंडों में विचलन के आधार पर किसानों को मुआवजा देते हैं, ये बात सही है। फिर देखिए यह सभी प्रकार की फसलों के लिए एक समान प्रीमियम दरें प्रदान करते हैं, तो ये बात गलत है। देखिए सभी प्रकार की फसलों के लिए एक समान प्रीमियम दर, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रबी की फसल के लिए प्रीमियम दर अलग है, खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम दर अलग होती है, ठीक है। देखिए इसमें जलवायु परिवर्तन के अलावा कीटों और बीमारियों जैसे जोखिमों को भी शामिल किया जाता है, तो याद रखिएगा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत कीटों और बीमारी जैसे जो जोखिम होते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो नाबार्ड है उसमें कृषि उत्पादन के लिए व्यक्तिगत किसानों को वह प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है, तो ये बात गलत है। नाबार्ड जो होता है वो प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है व्यक्तिगत किसानों को। उसके पश्चात लिखा है कि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है, ये चीज़ भी सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जलवायु स्मार्ट कृषि का क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा ऐसी प्रथाएं जो समुत्थानशीलता को बढ़ाती है, उत्सर्जन कम करती है और वहनीय कृषि सुनिश्चित करती है, उसे जलवायु स्मार्ट कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में तिलहन उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति से जुड़ी हुई है, तो याद रखिए भारत में तिलहन उत्पादन में वृद्धि जो होती है किस क्रांति से जुड़ी हुई है बताइए, पीली क्रांति से जुड़ी हुई है, तिलहन उत्पादन है ना इसलिए। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रचलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। देखिए कह रहा है कि जो हरित क्रांति है उसमें बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रचलन पर ध्यान केंद्रित किया गया, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि हरित क्रांति का पहला चरण पूर्वी भारत में लागू किया गया था, तो याद रखिए कि जो हरित क्रांति का पहला चरण है उसे पूर्वी भारत में नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी ये सब में लागू किया गया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रायोजक बैंक, उपरोक्त सूचीबद्ध संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का साझा करती है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक ये सभी जो आरआरबी होते हैं उनके स्वामित्व के साझा करती है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि बात किया जाए कि किसका जो योगदान है वो कितना कितना होता है, तो याद रखिए राज्य सरकार के पास 15% शेयरधारिता होती है और केंद्र सरकार के पास 50% शेयरधारिता होती है, प्रायोजक बैंक के पास 35% शेयरधारिता होती है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और बार बार याद कर लीजिए। फिर देखिए अभ्यास वज्र प्रहार जो होता है उसके बारे में लिखा है कि यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है और इसका जो उद्देश्य है वो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वातावरण में संयुक्त विशेष बलों की कार्यवाहियों के संपादन में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना तथा अंतर संचालनशीलता को विकसित करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बताइए। देखिए इस सत्र का जो उद्घाटन है नवंबर 2024 में पेरिस में किया गया था, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि इसको नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक को अगर हम रॉन्ग करते हैं तो ये दोनों हमारा रॉन्ग हो गया तीनों, और करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है अगस्त 2024 तक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसके पास
20 करोड़ ग्राहक खाते होंगे, तो ये चीज़ सही है। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में 3.6 करोड़ खातों के साथ एनएसई ग्राहक खातों के राज्यवार वितरण में सबसे आगे है। फिर उसके बाद है राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सम्मिलित रूप से कुल ग्राहक खातों का लगभग 50% हिस्सा नहीं है, बल्कि 50% से कम है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं तो। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो हमें सबको पता है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह सम्मेलन बीजिंग में आयोजित किया गया था। तो याद रखिए बीजिंग में आयोजित नहीं किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि सम्मेलन का विषय था एडवांसिंग अलाइड हेल्थ डाइवर्स इन कॉलिंग यूनाइटेड इन पर्पस, ये चीज़ सही है। फिर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित प्रमुख हितधारक संगठनों के साथ रणनीतिक सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए इस सम्मेलन में ग्लोबल एलाइड हेल्थ नेटवर्क का शुभारंभ किया गया, यानी कि ये भी हमारा सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।